Hello students, till now we have discussed the drawbacks of Rutherford's model and dual nature of radiation along with photoelectric effect, and we are aware of the shortcomings of Rutherford's model, and just to overcome these shortcomings Rutherford proposed his model, and his model is also called as quantum mechanical model. ठीक है, और ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है बोर का या नील बोर का, वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड है. अब क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन हम पूरी पढ़कर आए हैं, इसलिए हमें पता है कि ये थ्योरी क्या है. अब उन्होंने भी अपना मॉडल दिया, तो मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, राइट. तो वन बाय वन हम उन्हीं पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं. ये पोस्टुलेट आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं, और इसमें से जो पहला पोस्टुलेट है वो उन्होंने एज इट इज पिक किया था रदरफोर्ड के मॉडल से, कि atom has nucleus which is very small and protons and neutrons are present inside the nucleus. यही चीज़ रदरफोर्ड ने भी बोली थी. उन्होंने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के सेंटर में होता है, स्मॉल होता है साइज में, हार्ड होता है और डेंस होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड पॉइंट भी वहीं से ही आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, राइट. और जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर होता है. उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, और किस तरह से वो अपनी ऑर्बिट में मेंटेन रहते हैं, यानी वो ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाते, वो एक ही फिक्स पाथ पे मूव कर रहे हैं. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स मूव करता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दोनों बराबर होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये दो पॉइंट से तो हम फेमिलियर हैं, हम रदरफोर्ड के मॉडल में भी पढ़ चुके हैं. हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जहाँ से हमें बोर का मॉडल का अपना एक्सक्लूसिव पोस्टुलेट देखने को मिलेगा, और वो है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिट्स जो हैं वो सर्कुलर तो होंगी शेप में, लेकिन फिक्स होंगी, ठीक है. n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, एक एटम के अंदर हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ हमें मिलेंगे, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मिलेंगे, और उनके साथ फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी एसोसिएटेड होगी. मतलब अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर है, हमें पता है ऑर्बिट्स की जब हम बात करते हैं तो हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो वहाँ पे उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो फिक्स होगी. सेकेंड में है तो अगेन एनर्जी जो है और वेलोसिटी एज वेल एज दोनों क्या होंगी, फिक्स होंगी. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी, ठीक है. अब एक और जो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट उनकी थ्योरी का है, वो एक बेसिकली कंडीशन है जो बोर ने प्रपोज करी थी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन. जो हमने क्वांटा वर्ड पढ़ा है इसी से आया है क्वांटाइजेशन कंडीशन. अब ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? बोर ने कहा कि आउट ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स revolve only on those orbits whose angular momentum is an integral multiple, यानी होल नंबर में होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. एक बार फिर से हम रीड करते हैं. बोर ने कहा कि एक एटम में n नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, ठीक है. h/2π, h यू नो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की हम बात करते हैं. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/π होगा, और इसी को ही हम कहते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो बोर ने अपने मॉडल में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दी थी कि इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के लिए ऑर्बिट में इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है. अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर हैं तो उनका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होगा, और जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं ये बेसिकली है क्या, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए यानी कि ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रेडियस से डिवाइड कर देते हैं. तो जो ओमेगा है यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ये आ गई. और जो I की हमने बात करी थी, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है mr स्क्वायर. mr स्क्वायर. और यहाँ पे m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और r क्या हो जाएगा, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा लिखा था. अगर हम वैल्यूज को पुट करें इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I की जगह पे आ गया mr स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे आ गया v बाई आर. ये एक r और ये एक r कैंसिल हो गया, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ रहा है mvr. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, हमने क्या क्या होना चाहिए, h अपॉन 2 यानी mvr. देयरफॉर mvr शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, h अपॉन 2 और सिर्फ इतना ही नहीं कहा था h अपॉन 2, उन्होंने कहा था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2. तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या, यानी कि एक होल नंबर आना चाहिए, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2. ये जो वेरिएबल हैं इनके साथ हम फेमिलियर हैं, फिर भी लिख लेते हैं. यहाँ पे m क्या हो जाएगा, अभी हमने बात करी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. v क्या हो जाएगा, जब हम v की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ यू रिमेंबर हमने क्या बात करी थी कि आउट ऑफ n नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करते हैं जिन ऑर्बिट्स में, वो भी फिक्स होती हैं, उनके साथ एनर्जी और वेलोसिटी दोनों फिक्स होती है, ठीक है. तो m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी और r क्या होगी, r ऑब्वियसली होगी हमारी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जहां पे वो प्रेजेंट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है. और बोर्ड ने सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट करना और किसी भी ऑर्बिट के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूलाज दिए थे, जो अभी हम देखेंगे. तो R हो गया. अब हमारे पास क्या रह गया, H, वो हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14. और यहाँ पे N क्या हो जाएगा, N है यहाँ पे ऑर्बिट नंबर या फिर शेल नंबर, शेल भी बोलते हैं हम और ऑर्बिट भी बोलते हैं. तो ये ऑर्बिट या शेल नंबर हो जाएगा. जब हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो जो इनर मोस्ट शेल होती है, फर्स्ट शेल, जिसको हम के शेल भी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के शेल की n इज इक्वल टू 1, यानी हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही शेल नंबर आएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था उनके मॉडल का कि आउट ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमें वहीं पे मिलेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है. यानी एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई. और आपको पता है शेल जो नंबर होंगे वो हमेशा 1 2 3 4 होंगे, यानी होल नंबर होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, h अपॉन 2 पाई हो सकता है. अगर फर्स्ट हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 प्लेस कर दीजिए तो 2h अपॉन 2 पाई, और n अगर 3 है तो ये हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई. यानी कि ये जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शन वैल्यू. mvr की जो वैल्यू आएगी एंगुलर मोमेंटम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये हमेशा होल नंबर में होगी. और अगर एक इंटीजर में या फिर होल नंबर में आ रही है तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है. और इसी कंसेप्ट को ही हम कहते हैं, जो हमने अभी कहा था, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो बोर्ड ने प्रपोज करी थी. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रिवॉल्व करता है, ऐसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या आ रहा है, nh अपॉन 2 पाई.
और ऐसी ऑर्बिट्स जो होंगी उनकी एनर्जी जो होगी वो फिक्स होगी, और ऐसी ऑर्बिट्स को हम सर्कुलर ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, वो उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता जा रहा है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है एक ही जगह पे रहना, NAR वाला स्टेशनरी के फिक्स है। तो जब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपनी शेल में घूम रहा है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। और जब तक, ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यही है कि टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एनी वन ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, हमने कहा ना वो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, तो जब तक वो किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में हो वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा। आपको रदरफोर्ड का ड्रॉबैक याद आया होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, रिवॉल्व करता रहता है और हर टर्न के साथ एनर्जी लूज करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता रहेगा, यानी फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट्स में घूमता रहेगा, लेकिन जब तक वो वहाँ पे रहेगा वो एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। और ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं, कोई भी एटम हो अगर उसकी ऐसी स्टेट है तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताएगा कि एनर्जी चेंज तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करे। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करे, या तो वो हायर शेल में मूव करे, ऑर्बिट में मूव करे, और या फिर वो लोअर में मूव करे। एनर्जी चेंज तभी आएगा जब तक वो एक ऑर्बिट में है, जब तक वो एक शेल में है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये टर्म आगे कई बार आएगा। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, कि एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में, वो उसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, वो अपना जो भी उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है उस ऑर्बिट्स के साथ उतनी एनर्जी के साथ वो घूम रहा है। और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, तो आप स्टेशनरी ऑर्बिट्स, तो आप क्या लिखोगे, ऐसी ऑर्बिट्स जिनका एनर्जी फिक्स होती है, यानी फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और अगर हमें ये डिफरेंस निकालना है या ये देखना है कि उसने कितनी एनर्जी एमिट करी है, कितने रेडिएशंस आ रहे हैं, यानी चेंज इन एनर्जी जो हो रही है वो कितनी है, तो हम क्या कर सकते हैं। सपोज अगर वो यहाँ 5th शेल में गया था, तो हमने अभी बात करी है कि हर शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जिस भी हाईएस्ट शेल में गया है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट शेल है वहाँ से जो भी हम ले रहे हैं, अगर 3rd से निकालना है तो 3rd से, और जहाँ पहले था वो जहाँ से एब्जॉर्ब करता हुआ गया है, यानी सबसे लोएस्ट शेल जो होगी, हम उनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है। और जो एनर्जी का एमिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, h न्यू के फॉर्म में, h न्यू, ठीक है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रेडिएशन के फॉर्म में यहाँ पे निकलेगी, यानी जो एनर्जी होगी दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसके, प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के, h न्यू के बराबर आनी है। ऑलराइट, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके भी लिख लिया है कि डेल्टा ई जो है, यानी कि कितना एनर्जी चेंज आ रहा है उसे निकालने के लिए हमने हाई वाला शेल लिया माइनस लो वाला शेल लिया, और हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, रेडिएशन के फॉर्म में ही एनर्जी वहाँ से एमिट होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें निकालना हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू, हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, डेल्टा E अपॉन h हो जाएगा ये, तो डेल्टा E की जगह पे हमने ले लिया E2 माइनस E1। E2 इसलिए कि सपोज अगर फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में गया था, तो हायर शेल कौन सी होगी, सेकेंड, और लोअर कौन सी होगी, फर्स्ट, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक सॉल्व प्रॉब्लम है जो इस पे बेस्ड है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। बाकी फिर उसके बाद जो बोर की स्टोरी है, मतलब बोर का जो मॉडल है वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। और उन्होंने क्या दिया था, हमने कहा था कि उन्होंने 2 हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए। पहला जो फॉर्मूला उन्होंने दिया वो दिया कि अगर हमें किसी शेल की या ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हर ऑर्बिट के साथ जो है वो कुछ एनर्जी जो होती है, जो भी एनर्जी से एसोसिएटेड है वो फिक्स होगी,
ठीक है। तो हर ऑर्बिट के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए थे और इस पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भी कि आपको रेडियस कैलकुलेट करने को दिया जाएगा, किसी भी ऑर्बिट की हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो, और साथ ही साथ एनर्जी कैलकुलेशन के लिए भी। तो अगेन हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे कि कहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया, हम सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि अगर रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ एन एटम निकालना है, रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एटम, डिफरेंट ऑर्बिट्स, कोई भी ऑर्बिट हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर हमें उसकी रेडियस निकालनी है तो हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है, दो अलग अलग यूनिट में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। रेडियस के लिए हम स्मॉल आर यूज़ करते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला डराइव होकर आया है, कैसे डराइव हुआ है हम इसको नहीं समझेंगे, हम बस सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस इंटू एन स्क्वायर अपॉन सेट। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था और ये जो आंसर आएगा ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये पहला फॉर्मूला है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दे रखा है वो पिकोमीटर में दे रखा है, ठीक है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं पिकोमीटर में और करके, और आर इज इक्वल टू यानी रेडियस इज इक्वल टू 52.9, वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर रही है, 0.529 के बजाय यहाँ पे क्या आ रहा है 52.9 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, लेकिन अभी जो आंसर आएगा वो पिकोमीटर में आएगा। ठीक है, तो आप चाहे इसको यूज़ करिए और आप चाहे इसको यूज़ करिए, जिस भी यूनिट में आप चाहे आंसर निकालिए, दोनों ही सही होंगे। तो ये जो फॉर्मूला था जो बोर्ड ने दिया है वो है रेडियस निकालने के लिए। और जब हम ड्रॉबैक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ की बात करी थी। तो हाइड्रोजन की तरह की जो भी स्पीशीज़ हो, हाइड्रोजन की तरह की जो भी स्पीशीज़ मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, जैसे कि हाइड्रोजन तो है ही है, उसके अलावा Li लिथियम जो होता है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए यानी Li के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो Li2+ को भी हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ बोलेंगे। इसी तरह अगर हीलियम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो He+ बनाएगा। He+ भी अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास भी क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो ये दिया था। दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं कि अगर हमें एनर्जी निकालना हो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है। ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जैसे सपोज अगर थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, E3, कि हम जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज जैसे थर्ड शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो सबकी एनर्जी एक बराबर ही होगी। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये भी हम अलग अलग यूनिट में लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूलाज आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हम लिख लेते हैं जूल पर एटम में या जूल में कि एनर्जी क्या आएगी, तो दैट विल बी E, और जो भी नंबर ऑफ शेल है उसके लिए हमने N लिख लिया, इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N स्क्वायर, और यूनिट क्या हो गई, जूल पर एटम, एक एटम की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर ये हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे होते तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाता, 1। ठीक है, हाइड्रोजन में एक ही शेल होती है, अगर वो शेल यानी N की वैल्यू 1 होती तो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर हम बात करते कि जूल पर एटम में कितनी एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एनर्जी एसोसिएटेड होगी। ठीक है, और यही अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ शेल चेंज हो रही है तो यहाँ पे N की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी को ही अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हो जाएगा, सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं तो और करके ये लिखते हैं En इज इक्वल टू, सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हैं तो दिस विल बिकम -13.6। ठीक है, और इंटू Z² अपॉन N², और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ गया। यानी अगर हम अगेन हाइड्रोजन की बात करें कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, तो Z1 हो जाएगा, N1 हो जाएगा, ये एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है,
और किलो कैल पर मोल में अगर हम या किलो जूल पर मोल में करें तो किलो जूल पर मोल में जो एनर्जी आती है वो है 1312 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है इतनी। ठीक है, तो हाइड्रोजन में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी 1312 किलो जूल पर मोल। ये यूनिट आई है किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आईपी जब आप पढ़ेंगे आगे तो आप उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो आईपी होती है उसकी वैल्यू इतनी दी रहती है ज़्यादातर, क्योंकि जो एनर्जी की वैल्यूज़ दी रहती हैं आगे वो किलो जूल पर मोल में दे रहती हैं। तो ये आ गए हमारे पास फॉर्मूलाज अगर हमें एनर्जी निकालनी है एक इलेक्ट्रॉन की। अब एनसीईआरटी में मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगी। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर 44 है और इसमें ये पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी इज टेकन एज जीरो। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिगार्डेड एज जीरो। हम कब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज़ीरो अज्यूम कर सकते हैं या उसकी एनर्जी कब ज़ीरो हो सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, कब हो सकती है? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एट जीरो व्हेन इट इज प्रेजेंट एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। यानी अगर वो न्यूक्लियस, यानी हमने जो बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगता है और अगर उसके ऊपर वो न्यूक्लियर चार्ज लगना बंद हो जाए, यानी वो एक ऐसे डिस्टेंस पे जा रहा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जा रहा है न्यूक्लियस से, जहाँ पे उसको ऊपर नेग्लिजिबल या जीरो क्या आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो गया है, तो हम उस टाइम पे फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो गई है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और उस केस में द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली शेल नंबर होता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी। और उस सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होगा और जिसमें एनर्जी होगी उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। तो अब अगर आप बोर के मॉडल पे फोकस करिए तो जो रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक था वो तो ओवरकम हो गया। जो उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो हर टर्न के साथ एनर्जी लूज करता है, तो बोर ने कहा वो हर टर्न के साथ नहीं करता है। जब तक वो एक ऑर्बिट में रहता है, उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें से एनर्जी ना तो एमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन चेंज करता है। हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अगर लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, फिर जो दूसरा ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो बोर्स का मॉडल उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है, लेकिन अब आज की क्लास में हम उसको नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें पहले हम स्पेक्ट्रम को समझेंगे और फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझेंगे और फिर बोर्स के मॉडल के बेसिस पे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को का इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तो हमने जो किया है उस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम में मिलेंगे। तो एक इस तरह का न्यूमेरिकल तो आपको मिलना ही है, जिसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स थर्ड ऑर्बिट इन Li2+ आयन। हमें रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो हमने 2 यूनिट में फॉर्मूलाज पढ़े थे, हम किसी भी यूनिट में यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे एंगस्ट्रॉम में चाहे पिकोमीटर में। तो फॉर्मूला क्या था? R = n² Z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये था। अब यहाँ पे n क्या होगा? n थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। z एटॉमिक नंबर होता है, z क्या होगा? z हम लिथियम के लिए लेंगे, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, अब हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं तो r क्या हो जाएगा? 3 × 3 n² है और z की वैल्यू क्या है? 3।
इंटू 0.529 और एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ये 3 कैंसिल कर दिया। अब इस 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वी विल गेट 1.587 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई रेडियस किसकी, बोर्स थर्ड ऑर्बिट इन Li2+ आयन में। अगर हम बात करेंगे, ये दिख नहीं रहा था, ये अभी आ गया। तो दिस इज द आंसर। तो अभी वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए क्लास को यहीं पे ही हम रोक लेते हैं और आप बोर्ड्स के मॉडल को समझिएगा। एक बार एनसीईआरटी से भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। एज आई हैव डिस्कस, एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। तो आप उसको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी भी एक बार रीड करिएगा और किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। हम आगे की क्लास में स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसके बाद हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज गिवन बाय बोर। So this is all for today's class. Thank you so much, students.